अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों का क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ कि सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। अल्लाह अल्लाह पाक आप सब लोगों को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। ठीक है जी। सो लास्ट टाइम वी वर डिस्कसिंग द एक्टिव लिसनिंग पार्ट। वी आर डन विद एक्टिव, उसी के कंटिन्यूएशन में एक टॉपिक रह गया। एक्टिव लिसनिंग में जो लास्ट है दैट इज द एम्फैटिक लिसनिंग। चैप्टर 5 है, आपको पता है। वी आर एट chapter number 5 and this is 6.3, I guess 6.3, yes, and this topic is the emphatic emphatic listen। ठीक है जी। सो आपको पता होना सबसे पहले कि emphatic listening होती क्या है। अच्छा, emphatic listening में ये होता है कि अब यहाँ पे आप कई ऐसी बातें होती हैं कि जो स्पीकर कह नहीं पाता, जो अगला पर्सन कह नहीं पाता, लेकिन उसकी फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करना होता है, उसके इमोशंस को अंडरस्टैंड करना होता है, उसकी बॉडी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करना होता है, और वहां से फिर मेन मैसेज को ड्राइव करना होता है कि व्हाट इज अ रियल स्टोरी, चल क्या रहा है, हो क्या रहा है। ठीक है जी। कई दफा ऐसे होता है, आई विल गिव यू प्रैक्टिकल एग्जांपल कि हम किस तरह से एम्फैटिक लिसनिंग करते हैं। एम्फैटिक लिसनिंग मींस टू लिसन विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अंडरस्टैंडिंग द स्पीकर्स इमोशन, फीलिंग, नीड्स एंड वांट्स। मतलब उसकी आईज से पता चल जाता है, उसकी आपसे मुलाकात करने के तरीके से पता चल जाता है कि वो आपके लिए क्या इंटेंशंस रखता है। बिकॉज ये कहना चाह रहा है कि इमोशंस और फीलिंग्स और नीड्स और वांट्स, उसकी क्या चाहत है, उसकी क्या जरूरत है, वो किस फीलिंग के साथ आपके साथ अटैच्ड है, या वो जो स्पीकर है वो क्या कहना चाह रहा है। क्योंकि कई ऐसी बातें जो हम वर्ड्स के थ्रू नहीं कह सकते, लेकिन हमें एक्सप्रेशंस देने ऐसे देने पड़ते हैं, हमें फीलिंग ऐसी शो करनी होती है कि अदर पर्सन कैन अंडरस्टैंड। जस्ट ये बड़ा वेरी इंपॉर्टेंट, आस्क्ड बाय द आई कैप सेवरल टाइम्स, इसके साथ आप स्टार का साइन लगा लें क्योंकि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू द आई कैप। ठीक है जी। सो नेक्स्ट इज जी, जी द स्पीकर माइट हैव एन इशू दैट कुडंट बी रिजॉल्व बाय शेयरिंग इट, दैट कुड बी रिजॉल्व। ठीक है, स्पीकर को ऐसा इशू है कि वो उसको शेयर करके रिजॉल्व कर सकता है और किया जाता है। एम्फैटिक लिसनिंग असिस्ट द लिसनर इन appreciating more fully the speaker perspective regardless of whether the listener agree with the speaker or not, I agree with the speaker। ठीक है, ये कहना चाह रहा है कि अगर आप एम्फैटिक लिसनिंग में होता है कि अगर आप लिसनर के पर्सपेक्टिव को एम्फैटिक लिसनिंग अगर आप उसके पर्सपेक्टिव को अप्रिशिएट करो, अगर आप उसके वो जो बात कर रहा है, अगर आप उसकी उस बात की गहराई में जाओ, उसको डीपली अंडरस्टैंड करो, तो perhaps you will get the feelings, the same feeling that he or she has। suppose एक बेगर आपके सामने आता है और बेगर जो है वो आपसे पैसे मांगता है, और जिस कैफियत से वो पैसे मांग रहा है, अगर हम उसी कैफियत में आ जाएं तो हम उसके लिए फिर हमदर्दी वाला रवैया रखेंगे। लेकिन अगर हम सिर्फ उसके वर्ड्स पे जाएंगे, अगर आप सिर्फ उसके बेगर के वर्ड पे जाओगे, तो डेफिनेटली आप उसको वो इतनी रिस्पेक्ट नहीं दोगे, तो आप उसको बोलोगे साइड पे हो जाओ। लेकिन अगर हम उस बेगर को उस फीलिंग के साथ अंडरस्टैंड करेंगे कि जिस शक्ल के साथ या जिस फीलिंग के साथ वो जिस तरह से वो कहता है कि अल्लाह के नाम पे कुछ हेल्प आउट कर दे, अगर वो फीलिंग से हम क्योंकि ये आप देखो, बेगर्स जो आपको जो मोस्टली मोटिवेट करते हैं वो किसके थ्रू करते हैं? एम्फैटिक के थ्रू करते हैं, कि वो अपनी नीड्स, अपनी विशेस, अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस के जरिए आपसे वो डिमांड कर रहे होते हैं दैट वी नीड समथिंग। ये कहना चाह रहा है कि अगर कोई भी जरूरतमंद है, अगर हम उसके पर्सपेक्टिव को उस एंगल से लें, फीलिंग के एंगल से लें, इमोशंस के एंगल से लें, तो हम ज़्यादा उसको अच्छे तरीके से अप्रिशिएट कर देंगे। हाँ, हो सकता है कि हम उसकी बात से एग्री ना कर रहे हो, लेकिन उसकी फीलिंग्स को देख के हम उससे हमदर्दी कर रहे हो। जब हमदर्दी करेंगे तो हम उसको वो प्रोवाइड कर देंगे जो उसको चाहिए। जी, तो टेक्निक इन्वॉल्व इन एम्फैटिक लिसनिंग इंक्लूड, आई होप यू अंडरस्टूड द एम्फैटिक लिसनिंग। तो एम्फैटिक लिसनिंग होता है कि जहां पे हम स्पीकर के सिर्फ वर्ड्स को अंडरस्टैंड नहीं करते, बल्कि वर्ड्स के साथ उसकी फीलिंग्स, उसके इमोशंस को भी अंडरस्टैंड करते हैं। और मोस्ट ऑफ द टाइम हम वर्ड्स के साथ उसके एग्री नहीं कर रहे होते, लेकिन जब उसकी फीलिंग्स देखते हैं कि वाकई जाना, अगर वो बात दिल से कर रहा है और वाकई उसमें ये दर्द है, उसके दिल में दर्द है, ओके, तो हम उसके साथ फिर वाकई जन हमदर्दी बना रवैया रखते हैं।
ओके, मोस्ट ऑफ द टाइम अगर प्रैक्टिकल एग्जांपल के बेगर्स होते हैं, अगर सिंपल हम उनके वर्ड्स पे फोकस करें तो हम इग्नोर कर देंगे, लेकिन अगर वो जिस तरह से एक्सप्रेशन, जिस तरह का लिबास या जिस तरह की बॉडी लैंग्वेज वो आपके सामने शो कर रहे होते हैं, अगर हम उस पर्सपेक्टिव से उनको अंडरस्टैंड करेंगे सो डेफिनेटली वी विल हेल्प देम आउट। ठीक है जी। सो टेक्निक इन्वॉल्व इन एम्फैटिक लिसनिंग इंक्लूड्स सबसे पहले टेक्निक फोकस। अब मैं टीचर की बात भी करूंगा, तो टीचर के साथ भी आपने सिर्फ टीचर के वर्ड्स को फोकस नहीं करना, सिर्फ आपने मेरे वर्ड्स को फोकस नहीं करना, बल्कि आपने मेरी एम्फैटिक लिसनिंग पे जाना है कि सम टाइम मैं अच्छा फील कर रहा होता हूँ, सम टाइम अच्छा फील नहीं कर रहा होता, सम टाइम बिल्कुल मैं नॉर्मल लेक्चर होता है, सम टाइम बड़ा एनर्जेटिक लेक्चर होता है। तो ये फीलिंग्स पे डिपेंड करता है, ये इमोशंस, क्योंकि इंसान के साथ डिफरेंट चैलेंजेस इन्वॉल्व है। ओके, जब वो जरा टफ चैलेंजेस में होता है तो वो जरा सीरियस हो जाता है, वो जरा ना थोड़ा सा आपको लगेगा कि ही इज नॉट सो फ्रेंडली, लेकिन जब वो जरा अच्छे हालात में होगा, जब वो जरा अच्छे मूड में होगा, तो वो फिर आपको स्माइल भी करेगा, फिर आपके साथ फ्रेंडली भी होएगा, फिर आपको अच्छे जेस्चर्स भी देगा। तो ये इंसान के साथ, आपके साथ भी ऐसा होता है, कभी खुशी कभी गम, कभी आप अच्छे मूड में होते हैं, कभी आप अच्छे मूड में नहीं होते। तो ये कहना चाह रहे हैं कि जब आप स्पीकर को सुने तो सिर्फ स्पीकर के वर्ड्स को ना सुनो, बल्कि आज उसके इमोशंस को भी अंडरस्टैंड करो। परफेक्ट एग्जांपल है कि आपकी जो मॉम होती है, आपके पेरेंट्स होते हैं, वो आपसे जब बात सुनते हैं तो आपकी मॉम आपका चेहरा देख के बता सकती हैं कि आज आपके साथ क्या होगा। अगर एक दिन आपको अच्छा नहीं हुआ और आप घर गए तो आप फिर भी आर्टिफिशियली कह रहे हैं एवरीथिंग इज गुड, सब ठीक चल रहा है, लेकिन आपकी मॉम बता रही है समथिंग रॉन्ग, तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि आज कोई गड़बड़ है। ठीक है जी। तो ये कहना चाह रहा है कि जिंदगी में सिर्फ हमने वर्ड्स पे फोकस नहीं करना होता, बल्कि वर्ड्स के साथ जो फीलिंग्स अटैच होती हैं उन पे फोकस करना is much more important. The first is the focus. Provide a speaker with undivided attention and avoid multitasking and interruption. तो जब भी आप स्पीकर की बात सुने तो आपने 100% अनडिवाइडेड, आपने उस पर 100% फोकस करना है, अपने माइंड को राइट या लेफ्ट नहीं करना। एंड अवॉइड मल्टीटास्किंग एंड इंटरप्शन, और मल्टीटास्किंग में इन्वॉल्व नहीं होना कि वो आपसे बात कर रहा है तो आप जो है ना, जैसे आप मेरे लेक्चर सुन रहे हो तो आप कभी जो है ना वो दोस्तों से बात करना शुरू कर दो, कभी फेसबुक यूज करना शुरू कर दो, कभी आप व्हाट्सएप को अननेसेसरली यूज करना शुरू कर दो, कभी आप टीवी देखना शुरू कर दो, फिर इस तरह बात नहीं बनेगी। कहना चाह रहा है कि आपको 100% फोकस होना पड़ेगा, अनडिवाइडेड अटेंशन देनी पड़ेगी। ओके, एंड अवॉइड मल्टीटास्किंग एंड इंटरप्शंस, और आपको मल्टीटास्किंग को अवॉइड करना होगा, एक वक्त में सिर्फ एक ही काम करना होगा, और इंटरप्शन और हर तरह की इंटरप्शन से आपने दूर रहना होगा। ओके जी, नेक्स्ट पॉइंट इज डोंट जज जी। सो फर्स्ट इज फोकस, आपने 100% फोकस करना है। जब आप 100% फोकस करेंगे तो ही बात बनेगी। जिस तरह से द परफेक्ट एग्जांपल इज कि जब आप किसी का लेक्चर सुन के आप रोना शुरू कर देते हो, यस, एक्टिव लिसनिंग में आप कभी रोते नहीं हो, आप सिर्फ चीज़ों को अंडरस्टैंड, जैसे आप मेरे लेक्चर गो थ्रू कर रहे हो तो आप सिंपली अंडरस्टैंड कर रहे हो। लेकिन अगर आप तारक जमील साहब के लेक्चर को सुनो, या किसी रिलीजियस या किसी ऐसे पर्सन का लेक्चर सुनो कि जो वाकई मतलब जिसको आप दिल से सुनते हो, तो आपको सा रोना आना शुरू हो जाता है। ओके, और मोस्टली हम जो दिल से लेक्चर सुनते हैं वो मजहबी लेक्चर होते हैं, तो जहाँ पे आप दिमाग के साथ दिल को भी इन्वॉल्व कर देते हैं। इनफैक्ट लिसनिंग में होता है कि जहां दिमाग के साथ दिल को भी अटैच कर देना, कि अब आप दोनों से सुन रहे हो, दिमाग से भी सुन रहे हो और दिल से भी सुन रहे हो, और तभी आपको रोना आता है या आपको हंसना आता है किसी के मैसेज पे। ठीक है, और मोस्टली जो आपकी आंखों में आंसू आते हैं, बस समझ लो कि उस वक्त आप उस स्पीकर की एम्फैटिक लिसनिंग में चले गए। ठीक है, आपकी आंखों में आंसू इज द प्रूफ दैट यू हैव एम्फैटिक लिसनिंग। अगर आप सुन रहे हैं लेकिन आपकी आंखों में आंसू नहीं आ रहे, तो दैट इज कॉल्ड द एक्टिव लिसनिंग। क्लियर हो गया जी। तो नेक्स्ट पॉइंट इज डोंट जज। डोंट जज। अब आपने Let me go through further. The listener must not minimize or trivialize the speaker issue. अब लिसनर को चाहिए कि वो स्पीकर के इश्यूज को छोटा ना समझे, उसको ट्रिवियल, कि समटाइम स्पीकर के लिए, अब सपोज अगर मेरे दांत में बहुत शदीद दर्द हो रहा है राइट नाउ, ओके, और मैं आपको बोलूं मेरे दांत में दर्द हो रहा है, अब आप बोलो यार ये क्या बात हुई, दांत का दर्द है, इट्स ओके, नॉर्मल होता है, ओके, लेकिन आपको क्योंकि दांत का दर्द नहीं है तो वो आपके लिए ट्रिवियल है, आपके लिए एक अनइम्पॉर्टेंट है। लेकिन दांत का दर्द वही फील करेगा
कि जिसको दान का दर्द, अब आप में से जिसको दान का दर्द हुआ होगा उसको फील होगा कि यार दान का दर्द क्या होता है, वो उसको फील करेगा। जिस तरह से आपको जैसे बचपन में टीका लगता था, ओके, अभी भी आपको जब वो टीका लगता है तो आपकी तरफ सी निकलती है, ऐसे होता है ना, तो आपको वो दर्द फील होता है। वो जो दर्द का फील होना है वो ये कहना चाह रहा है कि जो उसके प्रॉब्लम्स हैं, ओके, उसको आप ट्रिवियल ना समझो, क्योंकि आपके साथ मोस्टली वो प्रॉब्लम्स नहीं, आपके अपने प्रॉब्लम्स के अपने प्रॉब्लम्स हैं। तो आप उसके प्रॉब्लम को उसके प्रॉब्लम को इस तरह से लो कि आप पे भी वो सेम चीज बीत रही है, तो वो उसमें क्या दर्द होता है, क्या पेन होता है, तो आप उसी चीज को फील करो। जिस तरह से परफेक्ट एग्जांपल इस वैक्सीनेशन जब की जाती है, ओके, बच्चों को, अगेन आई एम रिपीटिंग, या देखिए जब भी आप किसी को देखते हो तो आपको वो पेन सा फील होता है। आप लाइक हॉस्पिटल में गए हैं, किसी को ऐसी वैक्सीनेशन हो रही है, या आपने कोई पर्सन ऐसा देखा कि जिसको एक्सीडेंट हुआ है और वो इमरजेंसी में है, उसकी वो डिफरेंट फ्रैक्चर्स हैं, तो आप उसको देख के एक दफा आपको अजीब सी फीलिंग्स आएंगी, ठीक है, एम्फैटिक फीलिंग्स आएंगे। ये कहना है, while it may seem insignificant to the listener, the issue may well be highly significant to the speaker। हो सकता है कि लिसनर के लिए वो जो इशू है वो बहुत छोटा इशू हो, लेकिन स्पीकर के लिए वो बहुत बड़ा इशू हो सकता है। ठीक हो गया जी। सो द थर्ड इज रीड द स्पीकर। पहला उस पर आपने अनडिवाइडेड फोकस करना है, उस पर अटेंशन रखनी है। पहला पॉइंट क्या है जी, अगर आपने दिल से अंडरस्टैंड करना है, उसको दो तरह से अंडरस्टैंड किया जाता है, दिमाग और दिल। जब आप दिल भी इन्वॉल्व कर देते हो, फिर आप 100% उस शख्स में इन्वॉल्व हो जाते हो, उसके मैसेज में इन्वॉल्व हो जाते हो, फिर आपको राइट लेफ्ट का पता नहीं चलता। जिस तरह से हमारे जो सहाबा थे, जब हमारे प्रॉफिट को सुनते थे, जो सहाबा, ओके, तो वो बिल्कुल इनफैक्टिक कि जब वो सुनते थे तो कहते थे, इतना वो अटेंटिव होकर सुनते थे कि उनके सम टाइम उनके सरों पे आके परिंदे बैठ जाते थे, उनको पता नहीं चलता था कि यार परिंदा मेरे सर पे आके कब बैठ गया। मतलब इस हद तक जो है ना वो फोकस्ड होकर सुनते थे। ठीक है जी। तो दिस इज कॉल्ड द फोकस, डोंट जज। अब आपने उनके इश्यूज की बेस पे उनको जज नहीं करना, बल्कि एम्फैटिक हो जाना है, उनके दर्द में को अपना दर्द फील करना है, तो ही बात बनेगी। ठीक है जी। यहाँ पे परफेक्ट एग्जांपल के मुसलमान जो है ना एक जिस्म की मानद है कि अगर कहीं पे भी किसी को तकलीफ होगी तो सब मुसलमानों को वो पेन होता है ना। इफ यू आर ट्रू मुस्लिम तो पेन होता है। तो ये दिस इज परफेक्ट एग्जांपल कि डोंट जज, हर एक के पेन को अपना पेन समझोगे तो बात बनेगी। उसके बाद थर्ड है जी, रीड द स्पीकर्स। अब यहां पे ये कहना चाह रहा है रीड द स्पीकर में कि लिसन नहीं, लिसन होता है यहां से, रीड होता है दिल से। अब उस स्पीकर को दिल से गो थ्रू करो, उसको दिल से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो, क्योंकि उसको अपनी फीलिंग्स दो, अपने इमोशंस दो, तब जाके बात बनेगी। तब आप जिसे कहते हैं ना फैज हासिल करना, तब आपको जाके फैज हासिल होगा। ये फैज की कैफियत होती है कि जब लोग जो है ना दूसरों का, जिस तरह से जो पीरी मुरीदी वाला सीन हमारे कल्चर में है कि जो पीरों से फैज लेते हैं वो ऐसे लेते हैं कि वो रीड करते हैं, वो सामने खामोशी से भी बैठे हुए हैं, सपोज स्पीकर खामोशी से बैठे हुए हैं तो उनके सिर्फ खामोशी से उनके सामने जाके बैठ जाएंगे और वो भी खामोश है, ये भी खामोश है, लेकिन वहां से फैज लेते रहेंगे। तो ये जो कनेक्शन होता है, ये वर्ड्स का कनेक्शन कम होता है और फीलिंग्स का कनेक्शन ज्यादा होता है, इमोशंस का कनेक्शन ज्यादा होता है। ठीक है, मतलब वाइब्स का कनेक्शन ज्यादा होता है। ठीक है जी। सो दिस इन्वॉल्व बीइंग अलर्ट टू द इमोशंस बिहाइंड द वर्ड्स सच एज एंगर। ठीक है, अब जब वो स्पीकर बात कर रहा है तो उनके एंगर्स को उसके एंगर को लेके चलना कि यार आज किस मूड के साथ है, एंगर या बीइंग अफ्रेड, फ्रस्ट्रेशन और रिसेंटमेंट, कि वो किस इमोशन के साथ अवेलेबल है, फिर उस इमोशंस को अंडरस्टैंड करना। अगेन दिस इन्वॉल्व बीइंग अलर्ट टू द इमोशन बिहाइंड द वर्ड्स सच एज, कि वो जो वर्ड्स कहे जा रहे हैं, वर्ड्स का कहना इंपॉर्टेंट नहीं है, उस वर्ड्स के पीछे जो इमोशंस अटैच है उनको अंडरस्टैंड करना इज मोर इंपॉर्टेंट। लाइक एंगर हो गया, लाइक उसके पीछे जो खौफ है उन वर्ड्स के पीछे उसको अंडरस्टैंड करना, फ्रस्ट्रेशन उन वर्ड्स के पीछे परेशानी को अंडरस्टैंड करना, और रिसेंटमेंट क्या होता है जी, या उसके पीछे जो दर्द है या उसके जो जिंदगी में जो उसको तकलीफ है उसको। द एम्फैटिक लिसनर शुड रिस्पॉन्ड टू इमोशन एज वेल एज द वर्ड। जो एम्फैटिक लिसनर्स होते हैं
वो सिर्फ वर्ड्स पे फोकस नहीं कर रहे होते बल्कि साथ वो इमोशंस को भी अंडरस्टैंड करते हैं। उनकी लर्निंग दोनों के साथ हो रही होती है और दोनों से वो फुली अवेयर होते हैं। उसके बाद ये बी क्वाइट, ऑफ कोर्स जी अगर आपने एम्फैटिक लिसनिंग करनी है बी क्वाइट। अब जस्ट मुझे बताएं कि अगर तारिक जमील साहब आपके सामने लेक्चर दे रहे हो तो आप कितना खामोशी से उनका लेक्चर सुनोगे, ऐसा ही है ना? या अगर आपके पेरेंट्स आपसे बात कर रहे हो तो फिर भी आप क्वाइट हो जाते हैं ना? तो क्वाइट का मतलब यह है कि आप जिस शख्स को जितना रिस्पेक्ट दोगे जब वो बंदा बात करेगा आप इतने खामोश हो जाओ। एक पर्सन को आप रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हो या एक पर्सन के दिल में, एक पर्सन के लिए आपके दिल में रिस्पेक्ट नहीं, जब वो बात करेगा तब बोलेगा यार आप बोलो, नो प्रॉब्लम, बोलते रहो, नो इशू, ठीक है? ओके, सो बी क्वाइट। Pauses and silence are often as powerful as words themselves. Okay, जो pauses होते हैं, जी, अच्छा, लाइक मैं आपसे बात, मैंने पॉज किया बीच में, मैंने इंटेंशनली पॉज किया। अब जब मैंने इंटेंशनली पॉज किया, मैं सपोज यहाँ पे, लाइक, अब मैंने क्या किया? पॉज किया। ओके, अब ये जो मैंने पॉज किया है इसका भी एक मतलब होता है। ओके, स्पीकर जब पॉज करते हैं, कहना चाहिए स्पीकर जब पॉज करते हैं तो वो विदाउट रीजन नहीं करते, उसके पीछे भी एक मकसद होता है और उस पॉज से, उस खामोशी से बहुत कुछ अंडरस्टैंड करना होता है। बल्कि समटाइम साइलेंस स्पीक्स 1000 वर्ड्स, कि खामोशी में ज्यादा मैसेजेस होते हैं बजाय बोलने के। कोई बंदा आपके सामने बोलते बोलते खामोश हो गया, मीन्स अभी वो बड़े दुख में चला गया, बड़े दर्द में चला गया, और जब इंसान बड़े दर्द में होता है तो फिर वर्ड्स उसका साथ छोड़ देते हैं, ही और शी इज नॉट एबल टू स्पीक। फिर उसके आंसुओं के थ्रू वो बोल रहा होता है या बोल रही होती है। वो जो आंसुओं की कम्युनिकेशन है वो भी क्वाइटनेस में आती है। सो पॉजेज एंड साइलेंसेस आर ऑफन एज पावरफुल एज द वर्ड देमसेल्फ। ये भी इतने ही इंपॉर्टेंट होते हैं जितने वर्ड्स इंपॉर्टेंट होते हैं, या जितनी आपकी कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट होती है इतनी ही खामोशी भी इंपॉर्टेंट होती है। या कोई कम्युनिकेशन के दौरान बार बार पॉज, सपोज इफ आई डू पॉज सर्टेन टाइम्स, तो समटाइम इतने ख्यालात आ रहे होते हैं कि थोड़ा सोच के बोलना होता है। जब आपके पास इंफॉर्मेशन ज्यादा होती है, जब आपके पास एग्जांपल्स बहुत ज्यादा होती हैं, जब आपके पास नॉलेज काफी ज्यादा होता है, तो समटाइम स्पीकर पॉज कर लेते हैं कि अब वो एकदम इतनी इंफॉर्मेशन को तो डिलीवर नहीं किया जा सकता, उसमें से राइट इंफॉर्मेशन को डिटेक्ट करके फिर आपको बताना होता है कि ये एग्जांपल कोट करनी है या ये इस तरह से समझाना है। सो द लिसनर शुड नॉट फील ओब्लाइज्ड टू रिप्लाई इमीडिएटली। उसने इमीडिएटली रिप्लाई नहीं करना होता, ठीक है? द स्पीकर विल ऑफन आइडेंटिफाई द सॉल्यूशन ड्यूरिंग अ पॉज हैविंग प्रोसेस्ड द वर्ड दे हैव जस्ट स्पोकन, ठीक है जी? अब स्पीकर जो है, ये जो लास्ट पार्ट इज, द लास्ट पॉइंट इज दैट इज द एश्योरेंस। एश्योर करना, एश्योर करना, ठीक है जी? So let me go through first. The listener should ask question and restate what they have perceived. अब उनको एश्योर भी करवाना, एश्योर होता है कि अब उनको स्पीकर को एश्योर करवाना है कि वाकई ही उन्होंने इम्फैटिक लिसनिंग, क्योंकि इम्फैटिक आपके दिल की कहानी होती है कि जो आपको तो पता है कि आपके दिल में क्या चले, स्पीकर को नहीं पता कि आपने उसको किस तरह से अंडरस्टैंड किया है, किस इंटेंशन से अंडरस्टैंड किया है, क्या आपने उसको उसी रूल से अंडरस्टैंड किया है कि जिस रूल से स्पीकर आपको पढ़ा रहा है या जिस रूल से स्पीकर आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो उसके लिए आपको दोबारा से एश्योर करवाना होता है, उसको यकीन करवाना होता है कि आप किस कैफियत में उस मैसेज को ग्रैब कर रहे हो या अंडरस्टैंड कर रहे हो। सो अब जो एश्योरेंस का जो बेस्ट वे है वो फीडबैक है, दैट वी ऑलरेडी गॉन थ्रू। द लिसनर शुड आस्क क्वेश्चंस। अब लिसनर को क्वेश्चंस ऐसे पूछने चाहिए एंड रीस्टेट व्हाट दे परसीव, और उसको रीस्टेट करना चाहिए, उसको दोबारा से बताना चाहिए कि मैंने ये अंडरस्टैंड किया, मैंने ये आपकी बात से ये मैंने गो थ्रू किया, मुझ में ये फीलिंग्स आई, या इसको मैंने ये इस तरह से मैंने इसका एहसास किया इस इंफॉर्मेशन का। सो व्हाट दे परसीव द स्पीकर to have said in order to clarify their understanding। तो स्पीकर ने जो भी बोला उसको भी अंडरस्टैंड हो जाए, टू क्लैरिफाई आपने बेटा क्या अंडरस्टैंड किया। ओके, थोड़ा कंफ्यूज तो नहीं हो रहे आप, थोड़ा सा टेक्निकल है बट आई होप यू अंडरस्टैंड। अगेन जी, एश्योर द स्पीकर शुड आस्क क्वेश्चन, स्पीकर को क्वेश्चंस पूछने चाहिए एंड रीस्टेट व्हाट दे परसीव, ओके, और दोबारा से उसको रीस्टेट करना चाहिए कि उसने क्या परसीव किया है। द स्पीकर
दे परसीव द स्पीकर टू हैव सेड इन ऑर्डर टू क्लैरिफाई देयर अंडरस्टैंड, ताकि वो बता सकें उन्होंने क्या अंडरस्टैंड किया है और किस फीलिंग के साथ अंडरस्टैंड किया है। Once again, this process will often prompt the speaker to identify their own solution. अगर वो उसको बताएंगे, अगर वो अपना फीडबैक देंगे, इससे स्पीकर को हेल्प आउट होगा कि स्पीकर ने जो भी उसमें मिस्टेक्स किए हैं या जो भी उसकी वीकनेसेस हैं वो उसको आइडेंटिफाई हो जाएगी कि मैंने किस तरह से लिसनर्स को लेके चलना है कि इनको मैसेज प्रॉपर तरीके से अंडरस्टैंड हो जाए। सो लेट मी अगेन गो थ्रू इन अ नटशेल के व्हाट इज एम्फैटिक लिसनिंग। एम्फैटिक लिसनिंग में सिर्फ आप वर्ड्स पे फोकस नहीं करते हो, सिर्फ आप उसको माइंड से अंडरस्टैंड नहीं करते हो, बल्कि आप स्पीकर को दिल से भी अंडरस्टैंड करते हो कि व्हाट द स्पीकर इज ट्राइंग टू से, वो किस कैफियत में है या किस कैफियत में आपको वो मैसेज डिलीवर कर रहा है। ठीक है जी, इसके 5 पॉइंट है। सबसे पहला पॉइंट जो है, यू आर सपोज टू फोकस। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि आपने स्पीकर पे 100% फोकस करना है। जब आप 100% फोकस करेंगे और आप उसको दिल से सुनेंगे तो तभी कुछ ऐसी बातें होती हैं कि वो बातें आपके दिल पे जाके लगती हैं और फिर आपकी आंखों में आंसू आना शुरू होते हैं। ठीक है जी, सो ये फोकस वाला पॉइंट है। यू हैव टू गिव 100% अटेंशन and not only from the brain but also from the heart। तो इसमें दोनों वर्ड्स दोनों आ जाते हैं। हेड में आई ऑलवेज से हेड प्लस हार्ट, हेड प्लस हार्ट दोनों आप करोगे तो फिर आप में वो कैफियत आएगी। द नेक्स्ट इज डोंट जज। ठीक है, डोंट जज। अब आपने उनको सुनते हुए उनकी वही बातें हैं, वही है कि आपने उनके जो छोटे मोटे इश्यूज हैं उनकी बेस पर उनको निगेट नहीं करना, उनको आपने माइनस नहीं कर देना या उनको आपने डिग्रेड नहीं करना, उनको आपने इंफीरियर नहीं करना, बल्कि उनके प्रॉब्लम्स को अपने प्रॉब्लम समझना है, तभी आप उनके साथ एम्फैटिक लिसनिंग कर पाओगे। ठीक है, द थर्ड इज रिकॉल, रीड द स्पीकर। अब आपने जो स्पीकर को सुनना है वो सिर्फ वही है कि आपने उसको दिल से सुनना है और आपने दिल में वो कैफियत भी लेके आनी है कि जिस कैफियत में वो है वो कैफियत आप पे भी तारी हो। बी क्वाइट, जब तक आप खामोश नहीं होंगे, जब तक आप साइलेंट नहीं होंगे, उस वक्त तक आप जो है ना वो स्पीकर को 100% अंडरस्टैंड नहीं कर। जिस वजह से यू हैव टू अंडरस्टैंड मी, सो यू हैव टू बी क्वाइट। देखिए, जब तक आप क्वाइट नहीं होंगे यू कांट अंडरस्टैंड मी। एंड द नेक्स्ट इज एश्योरेंस, कि फिर आपने सारा सुनने के बाद आपने स्पीकर को एश्योर भी करना है, अपना फीडबैक भी देना है थ्रू डिफरेंट टेक्निक्स, थ्रू क्वेश्चनिंग, थ्रू डिफरेंट जेस्चर्स, कि आपने उसको कैसा अंडरस्टैंड किया। आपने प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड किया तो वो भी आपने एश्योर करना है, अगर प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड नहीं भी किया फिर भी आपने एश्योर करना है, ठीक है, ताकि वो जो भी स्पीकर की जो लूप होल्स रह गए हैं, जो भी इसमें वीकनेसेस रह गई हैं, वो उनको कवर कर सके। सो आई होप यू अंडरस्टूड द एम्फैटिक लिसनिंग। नाउ आई मूव फॉर द नेक्स्ट टॉपिक। अभी हमारा लिसनिंग का टॉपिक खत्म नहीं हुआ। देखें कितनी इंपॉर्टेंस है लिसनिंग की कि इस पे एक पूरा चैप्टर बन सकता है। लाइक ही हैज कंज्यूम्ड सो मेनी पेजेस जस्ट ऑन द लिसनिंग पार्ट। अब लिसनिंग क्रिएटिवली इन द बिजनेस, दैट इज द नेक्स्ट टॉपिक दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस विथ यू। लिसनिंग क्रिएटिवली इन द बिजनेस जी। सो ये 7 टॉपिक है इस बुक, इस चैप्टर का, वेरी लेंथी चैप्टर। एंड लिसनिंग क्रिएटिवली इन द बिजनेस। ठीक है जी, आपने क्रिएटिव कैसे होना है। आपने सुनने के बाद सिर्फ सुनना मकसद नहीं है, अंडरस्टैंड करना मकसद नहीं है, मेरे लेक्चर को गो थ्रू करना मकसद नहीं है, बल्कि मेरे लेक्चर को गो थ्रू करने के बाद इससे कुछ नया अखज़ करना, कुछ नया आइडिया बनाना, कोई नई प्रोडक्ट डिजाइन करना, कोई न्यू सॉर्ट ऑफ कोई इनिशिएटिव लेना। दैट इज द रियल ऑब्जेक्टिव। अल्टीमेटली जो हम सुनते हैं वो इसलिए सुनते हैं, हम इंफॉर्मेशन इसलिए गेन करते हैं ताकि हम जिंदगी में कुछ नया कर सकें। और आजकल जो वैल्यू है वो नएपन की है। अगर आपने वही किया जो हर बंदा कर रहा है तो फिर आपकी कोई वैल्यू नहीं है, आपको हिस्ट्री में याद नहीं रखा जाएगा, आपको सोसाइटी में याद नहीं रखा जाएगा। सोसाइटी में उन्हीं लोगों को याद रखा जाता है, माशरे में उन्हीं लोगों को याद रखा जाता है, हिस्ट्री में वही लोग जिंदा रहते हैं जो कुछ नया करते हैं। और वो जो नया करते हैं वो लिसनिंग की बेस पे करते हैं। ये आखिरी हद है लिसनिंग की, ये आखिरी लिमिट है लिसनिंग की, कि जब आप लिसनिंग उस लेवल पे जाके करो कि उसके बाद
आप जब लिसनिंग करें तो उससे कुछ नए ख्यालात जनरेट हों, आप साइंटिस्ट बन जाएं, आप कोई नई चीज़ बना लें, कोई नई थ्योरी बना दें, कोई न्यू चीज़ डिफाइन कर दें. सो दैट इज कॉल्ड द लिसनिंग क्रिएटिवली इन द बिजनेस. सो द थिंकिंग प्रोसेस. तो सबसे पहले हम गोइंग टू डिस्कस 7.1 द थिंकिंग प्रोसेस. थिंकिंग प्रोसेस हम कैसे करते हैं क्रिएटिवली. द थिंकिंग प्रोसेस. जी, द थिंकिंग प्रोसेस. एग्जाम्पल, इफ यू हियर द वर्ड कार. अब मैं आपके सामने कार का वर्ड बोलूं, एक गाड़ी का वर्ड बोलूं, कार का वर्ड, दिस वुड ट्रिगर मैनी फर्दर क्वेश्चन इन योर माइंड. अब आपके जहन, किसी के जहन में आएगा पता नहीं टोयोटा की बात हो रही है, किसी के जहन में आएगा सिटी की बात, किसी के जहन में आएगा यार ये जो है ना ये ABS ब्रेक्स गाड़ी की बात हो रही है, किसी के जहन में आएगा यार ये रेड गाड़ी की बात हो रही है, किसी के जहन में आएगा यार ये जो है ना वो जापानीज गाड़ी की बात हो रही है. सो हर एक का जहन आगे मूव करता है. अब मैं जो आपसे डिस्कस कर रहा हूं, मैंने सिर्फ कार का वर्ड इस्तेमाल किया है, मैंने तो आगे तो कुछ भी डिस्कस नहीं किया, लेकिन इंसान का माइंड आगे आगे भागता है. और ये क्रिएटिव होने की निशानी है. देखिए कि आप एक चीज को देखते हो या एक चीज को सुनते हो और आप उससे आगे भागने की कोशिश करते हो, आप उससे आगे मूव ऑन करने की कोशिश करते हो. सपोज कार, और यहां पे अगर मेरे सामने 100 की ऑडियंस है और 100 की ऑडियंस ने उस कार का डिफरेंट मीनिंग लिया है. ठीक है जी. देखिए किसी ने मेहरान, किसी के जहन में मेहरान आई, किसी के जहन में कोरोला आई, किसी के जहन में फरारी आई, किसी के जहन में स्पोर्ट्स कार आई. सो हर एक का माइंड जो है ना वो आगे मूव. दिस इज कॉल्ड द क्रिएटिव थिंकिंग. तो ये कहना चाह रहा है कि हाउ मेनी व्हील, किसी के जहन में आएगा हाउ मेनी व्हील्स, किसी के जहन में स्टाइल का आया होगा वो कम्पैक्ट साइज है, या SUV जो बड़ी गाड़ियां होती हैं, और या स्पोर्ट्स है. उसके बाद साइज और वेट, स्पीड. ठीक है. अब आपके जहन में क्वेश्चंस आएंगे, किसी के जहन में मैनुअल आएगा, या वो जो ऑटो गाड़ी है, कार्बन फाइबर, हाउ एनवायरमेंटल फ्रेंडली, CO2 इमिशन, कैटालिटिक कन्वर्टर. मतलब हर एक के जहन के अपने सवाल हैं. कुछ जरूरी नहीं कि ये सवाल हों, हर एक के जहन के अपने सवाल होंगे. दिस इज कॉल्ड द, दिस ही जस्ट वांट टू टेल यू कि दिस इज हाउ द क्रिएटिव माइंड वर्क्स. दिस इज व्हाट इज कॉल्ड द क्रिएटिव लिसनिंग. कि जब आप एक वर्ड को सुनते हैं, आपने मेरे एक लेक्चर को सुना, एक लेक्चर से पता नहीं आप आगे फर्दर कहां मूव करेंगे. ठीक है जी. नेक्स्ट इज जी, यू ऑलरेडी नो दैट द डेफिनेशन ऑफ लिसनिंग इंक्लूड गिविंग वन अटेंशन टू अ साउंड. ठीक है कि लिसनिंग आपको पता ही है कि जब आप किसी की लिसनिंग में क्या होता है कि जब आप किसी के साउंड को अटेंशन देते हो, उसके वर्ड्स को अटेंशन देते हो, उसके बोलने को अटेंशन देते हो, उसकी स्पीकिंग को अटेंशन देते हो, टेकिंग नोटिस ऑफ, आप उसको नोटिस करते हो, एंड एक्टिंग ऑन व्हाट समवन सेज, रिस्पॉन्डिंग टू एडवाइस और रिक्वेस्ट. आप उसमें सिर्फ सुनते नहीं हो, आप उसको नोटिस करते हो और फिर आप उसके मुताबिक एक्शन परफॉर्म करते हो, और एक्शन परफॉर्म करने के बाद फिर फीडबैक भी देते हो, या जो नसीहतें आपको की जाती है, एडवाइस की जाती हैं, उसके मुताबिक आप अमल दरामद भी करते हो. ठीक है जी. ये सारा आपको पता है, हम डिस्कस कर चुके हैं, ये सारा लिसनिंग पार्ट में इन्वॉल्व होता है. उसके बाद जी, वाइल द प्योर डेफिनेशन ऑफ एक्टिव लिसनिंग इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग एंड इंटरप्रेटिंग द स्पीकर. ये भी पढ़ चुके हैं कि जो प्योर डेफिनेशन है वो क्या है कि एक्टिव लिसनिंग क्या होती है कि जब आप स्पीकर के मैसेज को अंडरस्टैंड करते हो, उसकी जगह पे जाके अंडरस्टैंड करते हो, एम्पैथाइज करके अंडरस्टैंड करते हो. हम बड़ी डिटेल में पहले डिस्कस कर चुके हैं कि स्पीकर के लेवल पे जाके अंडरस्टैंड करते हो. इन लिसनिंग फॉर्म्स ओनली वन कंपोनेंट अल्बर्ट मेजर. ये मतलब आल्दो, इसका मतलब होता है आल्दो. लिसनिंग फॉर्म्स ओनली वन कंपोनेंट ऑफ ओवरऑल बिजनेस कम्युनिकेशन प्रोसेस made at improving listening, improving relationship and productive within business. इसको मैं जरा पार्ट में आपको एक्सप्लेन करें ताकि आप इजीली इसको गो थ्रू कर सकें. Listening form only one component of overall communication process. Listening सिर्फ एक कंपोनेंट. आप कहना चाह रहे हैं कि कम्युनिकेशन में ठीक है लिसनिंग है, लेकिन कम्युनिकेशन में जो लिसनिंग है वो कि दैट इज ओनली वन कंपोनेंट. वन कंपोनेंट. सिर्फ लिसनिंग नहीं करना जिंदगी में, सिर्फ मेरे लेक्चर को नहीं सुनना. आप सिर्फ जिंदगी में सिर्फ लिसनिंग ही नहीं करते हो, आप और भी बड़े काम करते हो. ये कहना चाह रहे हैं सिर्फ लिसनिंग ही नहीं करनी होती जिंदगी में, और भी बड़े काम करने होते हैं. देखिए और जब एम्ड एट इंप्रूविंग रिलेशनशिप प्रोडक्टिविटी, आप लिसनिंग क्यों करते हैं, उसका मेन पर्पस क्या होता है, ताकि हमारा रिलेशनशिप इंप्रूव हो जाए. लाइक आपका जितना अच्छा आप लिसनिंग मुझे करोगे, इतना आपका अच्छा रिलेशनशिप मेरे साथ इंप्रूव होगा, लाइक अ टीचर वर्सेस देखिए स्टूडेंट. और जितना मैं आपको अच्छा लिसन करूंगा व्हेन यू हैव द क्वेश्चंस,
तो इतना ही अच्छा रिलेशनशिप मेरा भी इस्टेब्लिश होगा आपके साथ, ठीक है। तो रिलेशनशिप जो इस्टेब्लिश होता है वो लिसनिंग के साथ होता है, जब आप दूसरे की बात को बर्दाश्त करना सीख लेते हो, जब दूसरों की बातों को सुनते हो, तभी आपका रिलेशनशिप इंप्रूव होता है। अगर आप दूसरों की बातों को नहीं सुनोगे तो रिलेशनशिप इंप्रूव नहीं होगा। एंड प्रोडक्टिविटी, उससे फिर आपकी परफॉर्मेंस इंक्रीज, लाइक आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी नहीं, और डे बाय डे। अभी तक लेक्चर्स आपने गो थ्रू कर लिए हैं, जस्ट थिंक अबाउट the first day in your CA and right now after so many lectures, आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज डेफिनेटली हुई, और ये प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई है दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ द लिसनिंग स्किल्स। यहां तक ओके हो गया जी। आगे लेट अस रिव्यू द डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन। हम दोबारा से वो डेफिनेशन गो थ्रू कर रहे हैं जो हमने चैप्टर 1 में पहले पेज पे गो थ्रू की थी। एंड व्हाट दैट डेफिनेशन वाज सेइंग, द इंपार्टिंग और एक्सचेंजिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। अब यहां पे डिस्कस कर रहा है कि सिर्फ लिसनिंग डेफिनेशन में नहीं आया, बल्कि द इंपार्टिंग इंफॉर्मेशन बाय स्पीकिंग, स्पीकिंग भी होता है उसमें, राइटिंग भी होता है, और यूजिंग अदर मीडियम्स। यहां पे कहना चाह रहा है कि सिर्फ लिसनिंग ही सारा कुछ नहीं है। हाँ, लिसनिंग इज अ मेजर कंपोनेंट, लिसनिंग इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ कम्युनिकेशन, जिससे आपके रिलेशनशिप बनते हैं, इंप्रूव होते हैं, और आपकी प्रोडक्टिविटी। लेकिन हम जिंदगी में और भी बड़ा कुछ करते हैं, हम इंपार्टिंग और एक्सचेंजिंग भी करते हैं, और थ्रू हम स्पीकिंग करते हैं, थ्रू राइटिंग करते हैं, और थ्रू यूजिंग अदर मीडियम्स, ठीक है जी। अब उसके बाद सो बिजनेस कम्युनिकेशन इज टिपिकली अ टू वे साइक्लिकल प्रोसेस, इट्स अ टू वे। अगर आप सिर्फ लिसनिंग करते रहोगे, आगे बता रहा है कि 1 वे 2 वे में क्या डिफरेंस होता है, ओके। सो अगर आप सिर्फ लिसनिंग करते रहोगे तो वो भी बात नहीं बनेगी। सो बिजनेस कम्युनिकेशन इज टिपिकली अ टू वे साइक्लिकल प्रोसेस इन्वॉल्विंग टू पार्टीज इंपार्टिंग इंफॉर्मेशन टू ईच अदर। लाइक मैं आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, अब टू वे क्या होता है, मैं आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूं तो मैं भी अपने माइंड को सुन रहा हूं, पहले मैं कुछ उसको रिफ्रेश कर रहा हूं, आपको डिलीवर कर रहा हूं, फिर जब आप मेरी इंफॉर्मेशन सुन रहे हो तो आप अपने हिसाब से उसको रिफ्रेश कर रहे हो, अपने हिसाब से उसको प्रोसेस कर रहे हो। तो दोनों साइड में माइंड वर्क कर रहा है, मेरा माइंड भी वर्क कर रहा है और आपका माइंड भी वर्क कर रहा है, ठीक है। मैं अपने आप को पहले सुन रहा हूं, फिर आपसे डिलीवर कर रहा हूं, आप सुन तो रहे हो, लेकिन फिर आप अपने माइंड को भी सुन रहे हो कि आपका माइंड क्या सुन रहा है और उसको क्या अंडरस्टैंड करना है। यहां तक ओके हो गया। सो two-way cyclic process involving two parties imparting information to each other, दोनों इंफॉर्मेशन दूसरे को दे रहे होते हैं। लिसनिंग टू कस्टमर से आप बात करें तो यू आर आल्सो लर्निंग समथिंग फ्रॉम द कस्टमर, एंड कस्टमर इज आल्सो लर्निंग समथिंग फ्रॉम यू। तो ये बोथ वे कम्युनिकेशन होती है, इट्स अ टू वे कम्युनिकेशन। जो वन वे कम्युनिकेशन होती है वो सिखाने के लिए तो हो सकती है, लेकिन बिजनेस कम्युनिकेशन में कस्टमर आपके पास सीखने के लिए नहीं आता, बल्कि इंफॉर्मेशन शेयरिंग के लिए आता है। आप भी कस्टमर से कुछ सीखते हो और कस्टमर भी आपसे कुछ ना कुछ सीख रहा होता है, कंपनी से कुछ ना कुछ लर्न कर रहा होता है, ठीक है जी। तो ये कहना चाह रहा है इन्वॉल्विंग टू पार्टीज imparting information to each other, listening to each other, thinking about the message that has been communicated and developing the thought together before reaching a conclusion and close। और वो जो thoughts होती हैं, दोनों की thoughts इकट्ठी चल रही होती हैं, क्या ही बात हो, क्या ही मजा हो कि दोनों साइड पे जो थॉट्स हैं वो सेम चलना शुरू हो जाए। जब दोनों साइड पे थॉट्स सेम चलेंगी तो फिर तो मस्त कलंदर होएगा, फिर बात बनेगी। अगर आपकी सोचें कुछ और हैं और मेरी सोचें कुछ और हैं तो फिर बात नहीं बनेगी। फिर जो है ना, गंगा आपकी कहीं और बह रही है और मेरी कहीं और बह रही है। बात तभी बनेगी कि दोनों साइड पे जो है ना वो सेम गंगा बह रही हो, सेम साइकोलॉजी हो, सेम केमिस्ट्री हो, सेम ही डायरेक्शन हो, फिर बात का मजा आता है। अदरवाइज रिलेशनशिप भी खराब होते हैं और टाइम भी जाया होता है, ठीक है जी। अब आई जस्ट मीन टू से, अगर हम अभी कंट्री में, अपने कंट्री में रेशो देखें तलाक की, तो तलाक की रेशो मेजर, इसकी जो राइज हुआ है उसकी मेजर वजह क्या है कि दोनों जो फरीक होते हैं उनकी सोचें मुख्तलिफ हो जाती हैं। जब सोचें मुख्तलिफ होती हैं तो फिर वो प्रॉब्लम होना शुरू होता है। फिर अल्टीमेटली जब सोचें इतनी मुख्तलिफ हो जाती हैं कि फिर डिवोर्स की हद तक बात चली जाती है। अगर आप रिलेशनशिप मेंटेन करना चाहते हो फ्यूचर में, ओके, तो आपको उसके मुताबिक सोचना होगा और उसको आपके मुताबिक सोचना होगा। दोनों की सोचें सेम होंगी तो बात बनेगी, अदरवाइज प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम। दोस्ती तभी होती है कि जब दोनों की सोचें सेम होती हैं। अगर उसने कुछ और सोचना शुरू कर दिया, आपने कुछ और सोचना शुरू कर दिया, तो फिर ये फ्रेंडशिप नहीं हो पाएगी। एनिमिटी का मतलब ये होता है, एनिमी का मतलब ये होता है, दुश्मनी का मतलब ये होता है कि आपका दुश्मन कुछ और सोचता है और आप कुछ और सोचते हो। जैसे इंडिया पाकिस्तान की मिसाल है, इंडिया कुछ और सोचता है और पाकिस्तान कुछ और सोचता है, तो जो दुश्मनी का जो कॉन्सेप्ट है वो इससे जो है ना वो बड़ा कनेक्टेड है।
While this involves thinking, processing and responding to information visually simultaneously. अब ये प्रोसेस दोनों साइड पर सेम टाइम हो रहा होता है. Like you're also processing the information, I'm also processing the information. This is a simultaneous process. ये हो नहीं सकता कि आप बाद में प्रोसेस करो और मैं पहले प्रोसेस नहीं. आप मेरे लेक्चर को सुन रहे हो और अभी आप मेरे साथ प्रोसेस भी करना है और मैं जो बोल रहा हूँ साथ मैं भी प्रोसेस कर रहा हूँ. So it's a two-way cyclical process. ये ऐसे प्रोसेस चल रहा है, ऐसे प्रोसेस चल रहा है. Like this way. जी. So remembering that the listening part is all about the other person, वही बात, other person and receiving the message they are sending. ठीक है जी. Listening is all about the other person. आपने दूसरों के मुताबिक मैसेज को सुनना है और दूसरों के मुताबिक मैसेज को रिसीव करना है. दिस इज कॉल्ड द लिसनिंग. अगर आप अपने मुताबिक सुनना शुरू कर दें, आप सुन रहे हो, आप अपने मुताबिक सुनना शुरू कर दोगे, दैट इज नॉट द रियल लिसनिंग. फिर आप हेयरिंग में चले जाओगे, फिर आप अपनी कंसंट्रेशन लूज कर जाओगे, फिर आपकी गंगा कहीं और बहना शुरू हो जाएगी, फिर आपकी डायरेक्शन जो है ना कहीं और मूव कर जाएगी. फिर लिसनिंग नहीं होगी. हेयरिंग तो हो जाएगी, लिसनिंग नहीं हो पाएगी. आप जो है ना वो कंफ्यूज हो जाएंगे. अगर आप चाहते हैं कि मेरे साथ आप सेम पेज पे चलें, कामयाब हो जाएं, बिजनेस कम्युनिकेशन को पास कर लें, तो दोनों को सेम रिदम में रहना पड़ेगा, दोनों को सेम साइकोलॉजी को फॉलो करना पड़ेगा. द अबव एग्जांपल डेमोन्स्ट्रेट हाउ एन ओपन माइंड, अगर आप क्लोज माइंड है तो फिर आप अपनी दुनिया में रहेंगे, मैं अपनी दुनिया में रहूंगा. ओपन माइंड का मतलब ये है कि मैं आपके लेवल पे आके पढ़ाऊं और आप मेरे लेवल पे आके समझो. दिस इज कॉल्ड एन ओपन माइंड. तो द अबव एग्जांपल डेमोन्स्ट्रेट हाउ एन ओपन माइंड कैन डेवलप मेनी आइडियाज थ्रू ब्रेनस्टॉर्मिंग इन रिएक्शन टू अ सिंगल वर्ड. ब्रेनस्टॉर्मिंग होता है, ब्रेनस्टॉर्मिंग कि एक वर्ड को सुनने के बाद आपका माइंड ऐसे ऐसे घूमेगा. ब्रेनस्टॉर्मिंग, उसमें जितने पॉसिबल वर्ड्स आपके जहन में आ सकते, कार, गाड़ी, मैं बोलता हूं कार, अब आपके जहन में इतने पॉसिबल वर्ड्स आ रहे होंगे. ब्रेनस्टॉर्मिंग, क्योंकि ब्रेनस्टॉर्मिंग होता है कि आपकी लाइफ में जितने भी पॉसिबल एक्सपीरियंसेस होते हैं, पॉसिबल नॉलेज होता है, पॉसिबल वर्ड्स होते हैं, वो सारे आपके जहन में घूमना शुरू कर देते हैं. तो ये कहना चाह रहा है कि द अबव एग्जांपल डेमोन्स्ट्रेट हाउ एन ओपन माइंड, अगर आपका माइंड ओपन होगा, कैन डेवलप मेनी, फिर आपको नए नए आइडियाज आएंगे. किसके थ्रू आएंगे? ब्रेनस्टॉर्मिंग. फिर आप यू ब्रिंग एवरी पॉसिबल आइडिया जो आपके माइंड में आ सकते हैं टू अ सिंगल, इन डायरेक्शन टू अ सिंगल. आपने एक सिंगल वर्ड को सुना, एक सिंगल चीज को देखा, तो आपका माइंड इस तरह मूव करना शुरू कर दिया. दिस इज वाई इट इज नेसेसरी टू यूज feedback to confirm back to the speaker that the message that has actually been received. अब क्योंकि आपका माइंड ब्रेनस्टॉर्मिंग करता है, आपका माइंड बहुत आगे मूव करने की कोशिश करता है, इसी वजह से हमें फीडबैक चाहिए होता है कि कहीं आप ज्यादा आगे तो मूव नहीं कर गए, कहीं आप ज्यादा राइट तो मूव नहीं कर गए, कहीं ज्यादा लेफ्ट तो मूव नहीं कर. मैं आपसे समझा रहा हूं, आप समझ तो रहे हो, लेकिन आप उसको किसी और एंगल से समझना शुरू कर दिया है. आपके आइडियाज बहुत आगे चले गए हैं या आपके आइडियाज बहुत राइट और लेफ्ट हो गए हैं. तो इसलिए फीडबैक चाहिए होता है कि आपने वही समझा जो मैं समझाना चाह रहा था. देखिए, कहीं आप किसी और डायरेक्शन में मूव तो नहीं कर गए, आपने वो तो नहीं समझ लिया कि जो आपको नहीं समझना चाहिए था अभी. ठीक है, तो इसलिए फीडबैक चाहिए होता है. इसलिए आपका बार बार पूछना आपसे मस्ट बनता है कि आप, अगर आप लाइव क्लास में होते तो एवरी क्लास में मैं आपसे पूछता, जी बताएं आप अभी आपने क्या समझा, अभी बताएं आपने क्या समझा. क्योंकि आपका, और जिसका माइंड जितना क्रिएटिव होता है वो इतना ही उसके डिविएट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं. जो जितना इंटेलेक्चुअल होता है उतना ही उसके चांसेस ज्यादा होते हैं कि वो किसी और डायरेक्शन में चला जाए. जो तो एवरेज बच्चे होते हैं वो तो अंडरस्टैंड कर ले, बड़ी बात, लेकिन जो जीनियस बच्चे होते हैं उनको ज्यादा प्रॉब्लम होती है. वो मोस्ट ऑफ द टाइम उस डायरेक्शन में मूव कर जाते हैं, उन सोचों में इन्वॉल्व हो जाते हैं कि जो लेक्चर थोड़ी सी हट के होती है. इसलिए फीडबैक चाहिए होता है. ठीक है, तो आई होप यू अंडरस्टूड द वैल्यू ऑफ फीडबैक, कि हम फीडबैक क्यों लेते हैं. ठीक है जी. तो नेक्स्ट इज, आप फीडबैक आपको बता रहा है. नाउ लेट्स मूव ऑन. Let me write for you the feedback. जी, so I am at 7.2. ये हो गया a non-honest feedback. अब मैं आपको डिस्कस करने वाला हूं कि फीडबैक बहुत एडवांस फॉर्म में बताने वाला हूं कि फीडबैक किस तरह से दिया जाता है और फीडबैक होता क्या है जी. सो टाइम इज ऑन योर साइड. जब आप फीडबैक देते हो, अभी टाइम मेरे साइड पे है. जब मैं बात कर रहा हूं तो अभी टाइम बिलोंग्स टू मी, लेकिन जब आपने फीडबैक दे रहा, टाइम इज ऑन योर साइड. लाइक आपने फीडबैक सबसे पहले कहां देना है? आपने आई कैप में देना है. उस टाइम मैं कुछ नहीं कर सकता. आपने एग्जाम में जब बैठे होंगे, जब आप टेस्ट सॉल्व कर रहे होते हैं या जब आप फाइनल एग्जाम में होंगे, तो उस वक्त टाइम आपके पास है. अब आप जो करें, इट्स अप टू यू. ठीक है, देन आई कांट डू एनीथिंग. सो टाइम इज ऑन योर साइड.
देखिए उस टाइम पे आप टाइम को कितना, उस टाइम पे आप वक्त को कितना अच्छा अवेल कर सकते हो, दैट्स योर हेडेक। देखिए दैट्स योर कैपेबिलिटी, दैट्स योर एलियत, दैट्स योर एबिलिटी, आई मस्ट से। ठीक है जी, ये कहना चाह रहा है ह्यूमन थॉट्स डेवलप रफली 4 times एज क्विकली एज स्पीच। ठीक है, अब इंसान की जो सोचे, मैं आपसे बात कर रहा हूं, जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो क्योंकि एनर्जी कंज्यूम हो रही है, स्टेज पे खड़ा हूं, ओके, कैमरा है, मतलब आप अगर अपना मैसेज डिलीवरी कर लें तो बड़ी बात है, बोलते हुए आप मैसेज डिलीवरी कर लें बड़ी बात है, लेकिन सुनते हुए क्यों आप रिलैक्स मूड में होते हैं, आप आराम से बैठे हुए हैं, घर में बैठे हुए हैं या क्लास, मतलब उसमें इतनी एनर्जी नहीं लग रही होती, तो आपका माइंड फिर 4 times फास्टर वर्क कर रहा हूं। देखो ना, अभी मैं आपके सामने खड़ा हूं, मैं यहाँ पे खड़ा हूं, मेरी एनर्जी कंज्यूम हो रही है, मैं आपके सामने मैसेज बोल रहा हूं, ठीक है, साथ एक्सप्रेशन दे रहा हूं, साथ पढ़ रहा हूं, तो मैं अपना मैसेज ही डिलीवर कर लूं, दैट इज मोर देन इनफ, दैट इज मोर देन इनफ। लेकिन आप बड़े आराम से सुन रहे हो, और जब इंसान आराम में होता है, सुकून में होता है, टेंशन फ्री होता है, तो फिर उसका माइंड 4 times मोर वर्किंग स्टेट में होता है, क्योंकि अब आपकी बॉडी तो मूव नहीं कर रही। जब आप बैठे हैं, आप क्योंकि सुनते हैं, बैठ के सुनते हैं ना, लेक्चर सुन रहे हो, तो अब आपकी बॉडी मूव नहीं कर रही, तो आपका माइंड 4 times मोर वर्किंग। समटाइम आस्क्ड बाय द आई कैप दिस लाइन कि ह्यूमन थॉट्स, ह्यूमन के जो ख्यालात हैं, उसकी जो थिंकिंग प्रोसेस है, वो डेवलप 4 times मोर एज कंपेयर टू दी स्पीच। देयरफॉर व्हाइल यू आर लिसनिंग यू शुड बी एबल टू थिंक व्हाट यू आर हियरिंग एंड सीइंग। इसलिए जब आप सुन रहे होते हो तो आपने सुनने पे भी बैरियर लगाना है, सुनने पे भी आपने एक दरबान बिठा देना है कि यार मैं जो सुन रहा हूं क्या सुन रहा हूं, जो मैं देख रहा हूं वो क्या देख रहा हूं। मतलब ये नहीं कि जो आप सुन रहे हो बस सुनी जा रहे हो विदाउट एनी फिल्टर लगाओ कि यार मुझे बात सुननी भी है कि नहीं सुननी, मैंने ये चीज देखनी भी है कि नहीं देखनी, फिल्टर्स लगाओ। अब क्योंकि उसमें कहते हैं ना, दरबान बिठा के बैठो, दरबान बिठा के रखो आप उसको कि यार इसको मैंने अलाउ करना है, इसको मैंने अलाउ नहीं करना, इस बात को मैंने अपने जहन में अलाउ करना है, इस बात को जहन से मैंने स्किप कर देना है। ये जो देख रहा हूं ये देखना मेरी सही नहीं है, ये देखना सही है। जिस तरह सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हो, कई चीजें ऐसी जो देखने के काबिल नहीं होती, फिल्टर लगाओ, हर चीज को देखना भी पॉसिबल नहीं है, ये कहना चाह रहा है। ठीक है जी। सो therefore while you are listening you should be able to think what you are hearing and seeing, then properly understand, interpret it, तब उसके बाद अंडरस्टैंड करो, इंटरप्रेट। ये नहीं हर चीज को अंडरस्टैंड करना शुरू करो। खुदारा जिस तरह से हमारी बॉडी में जो फूड जाती है, जैसी फूड जाएगी वैसे हमारी बॉडी डेवलप होगी। अगर अच्छी फूड जा रही है तो हमारी बॉडी हेल्थी होगी, अगर अच्छी फूड नहीं जा रही तो हमारी बॉडी इल होना शुरू। द सेम विद द थॉट प्रोसेस, हम अपने जहन में क्या लेके जा रहे हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम अच्छे ख्यालात लेके जा रहे हैं, अगर हमने अच्छी चीज़ों को देखा है, अगर हमने अच्छे लेक्चर्स को सुना है, अगर हमने अच्छी फीलिंग्स रखी हैं, तो फिर आपका माइंड उसी हिसाब से ख्यालात को जनरेट करेगा। देखिए अगर हमने बुरा सुना, अगर हमने बुरा देखा, तो आपके फिर ख्यालात उस हिसाब से जनरेट होंगे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कहना चाह रहा है कि आपने हर चीज को अंडरस्टैंड नहीं करना, आपने सिर्फ उस चीज को अंडरस्टैंड करना है, सिर्फ उस चीज को इंटरप्रेट करना है कि जो वाकई आपके गोल के साथ अटैच हो, आपके मकसद से अटैच हो, और जो आपको आगे जिंदगी में आगे सक्सेसफुल करें। The properly understand, interpret it, plus give adequate thought to formulating and providing appropriate feedback। ठीक है जी। अब आपने जो अंडरस्टैंड किया है, अगले बंदे को बताना भी है कि आपने क्या अंडरस्टैंड किया है। ओके, लाइक आपने मुझे बताना भी है, और आपने आई कैप में बताना है, आपने मुझे अपने टेस्टों में बताना है कि वाकई जो आप अंडरस्टैंड कर रहे हो, आप वही अंडरस्टैंड कर रहे हो विच आई एम ट्राइंग टू टेल यू। ठीक है। सो दुनिया में सिर्फ आपने देखो, जो बड़ी अथॉरिटीज होती हैं, जिस तरह से आपने मैट्रिक का एग्जाम दिया, आपने एफएससी का एग्जाम दिया, आप सीए का एग्जाम देना है, इन गवर्निंग बॉडीज को आपकी स्टडी से कोई कंसर्न नहीं है। देखिए इनको आपने कितने घंटे मेहनत की इससे कोई कंसर्न, उनको सिर्फ फीडबैक चाहिए। हाँ जी बताएं, आपने मैट्रिक जो है ना, चाहे आपने बीकन हाउस से किया, चाहे आपने एलजीएस से किया, आपने शायद आपने दुनिया के सबसे अच्छे स्कूल से क्यों ना किया हो, ओके, मैट्रिकुलेशन या इंटरमीडिएट कोई भी डिग्री है, अल्टीमेटली उनको ये रिक्वायर्ड है कि ये बताएं कि आपने सीखा क्या। ओके, आई कैप इस डैम कंसर्न में आपने राइस से पढ़ा, या आपने स्कैन से पढ़ा, या पैक से पढ़ा, डैम कंसर्न। आई कैप इज जस्ट कंसर्न कि आप फीडबैक क्या देते हो। ठीक है, आपने अल्टीमेटली सीखने के बाद आपकी लर्निंग क्या है,
कि आपने माइंड में क्या बिठाया हुआ है, आपके माइंड में किस तरह के ख्यालात हैं, किस तरह की आपकी अंडरस्टैंडिंग, किस तरह की इंटरप्रिटेशन है, दैट इज ओनली। अल्लाह पाक भी जब आप मरने के बाद आपने जिंदगी कैसे गुजारी, दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट। हाँ दैट इज, लेकिन आप जो आपके ख्यालात, जो सवाल पूछे जाएंगे, जो आपके लाइक कवर में जो पहले सवाल पूछे जाएंगे, वो जो सवालों के जवाब होंगे वो किसकी बेस पे होंगे। देखिए कि आपने सारी जिंदगी क्या इंटरप्रेट किया, आपने क्या देखा, क्या सुना, क्या सोचा, उसके मुताबिक ही आपको वो सवालों के जवाब मिलेंगे। ठीक है, जो ऑटोमेटिकली आपके वही थॉट प्रोसेस डेवलप होता है कि जिस तरह का आप सुनते हो या जिस तरह का आप देखते हो। यहाँ तक ओके हो गया जी। द नेक्स्ट इज लिसनिंग आउट लाउड। लिसनिंग आउट लाउड, अब आपने ऐसे सुनना है लिसनिंग आउट लाउड के आप सुन भी रहे हो लेकिन सुनने में कम्युनिकेशन आ रही, लाइक आप सुनते हुए पता चल रहा है कि आप किस तरह से सुन रहे हो। लिसनिंग आउट लाउड होता है कि लिसनिंग तो आपकी साइलेंटली हो रही होती है, लेकिन लिसनिंग आउट लाउड के जब आप ऐसे सुनो, इस तरह से सुनो कि आप सुन भी रहे हो और जो स्पीकर है उसको आइडिया हो रहा है कि आप क्या सुन रहे हो, किस तरह से सुन रहे हो, किस कैफियत में सुन रहे हो। ठीक है, आपको कितने परसेंट अंडरस्टैंड हो रहा है, तो ये आपकी बॉडी आपका बता रही होती है कि आप कितना अंडरस्टैंड कर रहे हो। तो द फीडबैक इज एन एक्टिव लिसनिंग, and feedback and active listening can be described as a listening out loud by providing both non-verbal and verbal। ठीक है जी। अब जब listening out loud कर रहे हो तो आप एक फीडबैक दे रहे हो, तो लाइक अब हम आगे पढ़ेंगे, तो आप जो फीडबैक दे रहे हो तो लिसनिंग आउट लाउड में आप खुद ब खुद बता रहे होते हो, मतलब आप कॉन्शियसली नहीं बता रहे होते, आप सब कॉन्शियसली आपकी बॉडी बता रही होती है कि आप किस तरह का सुन रहे हो, आप किस कैफियत में सुन रहे हो, आपने कितने परसेंट अंडरस्टैंड किया, वो आपकी बॉडी, आपका जिस्म, आपके एक्सप्रेशन, आपका आई कॉन्टैक्ट सब कुछ बता रहा होता है। तो इसमें कहना चाह रहे हैं कि दो तरह के होते हैं, एक होता है नॉन वर्बल और एक होता है वर्बल। नॉन वर्बल आपको पता है अब क्या होता है कि जिसमें वर्ड्स इन्वॉल्व नहीं होते, जिस तरह से पहला क्या है जी, ऑफरिंग द नॉन वर्बल। अब लिसनिंग और सबसे पहले मुझे लिखने दे, टाइम इज ऑन योर साइड, ये हो गया, टाइम इज ये पहला हो गया। दूसरा क्या है, लिसनिंग आउट लाउड। लिसनिंग आउट लाउड, ठीक है जी। अब लिसनिंग आउट लाउड में दो पॉइंट्स होते हैं, नॉन वर्बल एंड वर्बल। ठीक है जी। तो सबसे पहले डिस्कस कर रहे हैं वो क्या है जी, नॉन वर्बल। जिसमें पहला पॉइंट क्या है जी कि जेस्चर विद द हैंड बॉडी, आप सुन रहे हो, फाइन, रेज हैंड टू रिफ्लेक्ट थिंकिंग। इस तरह मुफक्किर पाकिस्तान बने में सोचिए, इस तरह से सुन रहे हो। अब इस तरह से सुनने का मतलब कुछ और है, इस तरह सुनने का मतलब कुछ और है। आप अगर इस तरह सुन रहे, रेज हैंड, इस तरह आप सोचिए, मतलब यू आर इन डीप थिंकिंग प्रोसेस होता है ना, यू आर इन डीप थिंकिंग प्रोसेस। तो ये आपका खुद ब खुद ही एक्सप्रेशन बता रहे हैं कि आप किस कैफियत में सुन रहे हो। लिसनिंग आउट लाउड, इस तरह सुन रहे हो, इस तरह करके। ओके, सो अ रेज हैंड टू रिफ्लेक्ट थिंकिंग, आर वाइडन आर्म्स टू डेमोन्स्ट्रेट साइज। या ओके, या मैं आपको इस तरह करता हूँ, ठीक है, लाइक इस तरह से वाइडन आर्म्स। और समटाइम आप भी सुनते हुए ना ओके, इस तरह आप करते हो, वाइडन आर्म्स टू डेमोन्स्ट्रेट सके। कुछ चीज़ बहुत साइज में बहुत छोटी होती है, बड़ी जैसे हैंड जिस तरह से, ठीक है, वाइडन आर्म्स, यार वो चीज़ बहुत बड़ी है, यार वो चीज़ बहुत छोटी है, ठीक है। अब ये बॉडी, गॉट इट। सो ये एक्सप्रेशन बता रहे हैं, व्हाट डज इट मीन, ठीक है। नेक्स्ट इज जी आई कॉन्टैक्ट एंड मूवमेंट। आंखें बता देती हैं, खुदारा आंखें बता देती हैं कि आपके दिल में क्या चल रहा है और आपके दिमाग में क्या चल रहा है, ठीक है। जब आप सुन रहे होते हैं, आप कितना अटेंटिवली सुन रहे हैं। अगर आप अटेंटिवली सुन रहे होंगे तो आपकी आंखों में आंखें डाल के आपने सुनना है, ओके। और मतलब, और अगर आप उसको इतना गौर से नहीं सुन रहे तो कभी आप इधर देख रहे हो, कभी आप इधर देख रहे होंगे, ठीक है जी। सो फॉर एग्जाम्पल आई कॉन्टैक्ट विदाउट स्टेयरिंग टू शो इंटरेस्ट, विदाउट स्टेयरिंग। अगर आप कंटिन्यूसली नहीं देख रहे, लाइक स्टेयरिंग होता है कि आप काफ़ी एक्सपीरियंस है आप लोगों को रोड्स पे कि ऐसे ना कंटिन्यूसली लोग आपको देखना शुरू कर देते हैं, ऐसे करके, ऐसे, दैट इज नॉट अलाउड, जिसे कहते हैं स्टेयरिंग। हाँ, नेचुरली आप आई कॉन्टैक्ट करें, आप 10 सेकंड का आई कॉन्टैक्ट इज फाइन, फिर 20 सेकंड का, फिर आप थोड़ा सा ऐसे करें, फिर ऐसे करें, वो अच्छा लगता है। आप ये नहीं अगले बंदे को डराना शुरू करें, धमकाना शुरू कर दें, अगला बंदा से खौफ में आ जाएगा, ठीक है जी। सो वाइडन आर्म टू शो सरप्राइज, वाओ वाओ, वाइडन आर्म्स, वाओ, ठीक है। इट्स वाइडन आर्म्स
to show surprise and amazement, roll eyes to show disappointment, roll eye, ऐसे रोल आई मतलब आप जब डिसअपॉइंटेड होते हैं तो आपकी आई से मूवमेंट बड़ी चेंज हो जाती है। तो आपके अंदर क्या चल रहा है, आप किसके लिए क्या कैफियत रखते हो, ओके, वो आपकी आईज बता देती हैं। ओके, जब आप कोई नया क्रिएटिव आइडिया सोच रहे हो तो आपकी आईज ऐसे ऊपर मूव कर रही होती है, ऐसे ऊपर आसमान की तरफ। जब आप अपनी ज़ात में होते हो तो आपकी आंखें ऐसे नीचे होती हैं, ऐसे नीचे देख रहे होते हो जब अपनी ज़ात में होते हो, ठीक है। ओके, और इसका ये पूरी साइंस है। ओके, सो ये जो है ना, ये इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स होते हैं, ये आपके वर्ड्स पे कम फोकस करते हैं, और जब आप बात कर रहे होते हो तो आपकी आई मूवमेंट ज़्यादा फोकस कर रहे होते हैं, किस बात पे आपने आई राइट मूव की, किस बात पे लेफ्ट मूव की, किस पे आपने नीचे देखा, किस पे आपने ऊपर देखा। तो यहाँ से पता चल जाता है कि आप जो बात कर रहे हैं वो किस नोयत की कर रहे हैं। आगे जी, थर्ड इज स्माइलिंग एंड फ्रॉनिंग, वेरी इंटरेस्टिंग, स्माइलिंग एंड फ्रॉनिंग। जब आप अच्छा फील करते हैं, यू फील स्माइल, यू गिव अ स्माइल, चाहे आर्टिफिशियली दे दें, नो प्रॉब्लम, गिव अ स्माइल। और फ्रॉनिंग होता है कि जब आप थोड़ा टेंस होते हैं या जब आप थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड होते हैं या आपको कुछ परेशानी होती है तो फिर आप थोड़ा फ्रॉनिंग करते हैं, लाइक इस तरह से आप थोड़ा सा फ्रॉन करते हैं, ठीक है जी। हमारे कल्चर में फ्रॉनिंग आजकल ज़्यादा होगी क्योंकि हमें आए दिन नए नए चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, नए नए इश्यूज़ का। आपको पता है पाकिस्तानी इकॉनमी में ढेर सारे इश्यूज़ हैं, बीइंग लिविंग इन पाकिस्तान, सो हमारे यहाँ फ्रॉनिंग थोड़ी सी आजकल ज़्यादा हो रही है जी। सो टू शो हैप्पीनेस एंड एक्सेप्टेंस, आर सिंपैथी आर एंड सारो, लाइक मोस्टली लोग आपको मिलेंगे तो वो थोड़े से ना फ्रॉनिंग स्टेट में मिलेंगे, फ्रॉनिंग स्टेट में। यहाँ तक ओके हो गया जी। सो दैट इज कॉल्ड नॉन वर्बल। इसके अलावा भी कई ज़्यादा हो सकते हैं, ये सिर्फ बुक में लिमिटेड से दिए हुए। इसके अलावा भी हम कई तरह के नॉन वर्बल जेस्चर्स इस्तेमाल करते हैं इन ऑर्डर टू लिसनिंग आउट लाउड। हम बता रहे होते हैं कि हम किस तरह से सुन रहे हैं। यहाँ तक ओके हो गया जी। सो नेक्स्ट इज दी ऑफरिंग वर्बल क्यूज। अब हम जब बोल के बताते हैं तो किस तरह से बताते हैं। फर्स्ट वन इज दी सेइंग लाइक यस आई अंडरस्टैंड, हाँ, अफर्मेशन, यस आई अंडरस्टैंड, यस सर, नो सर, ठीक है, ये इसे क्या बोलते हैं, एफर्मेशन बोलते हैं। तो नेक्स्ट इज पैराफ्रेजिंग। पैराफ्रेजिंग में होता है कि हम उसी जो आप सुन रहे होते हो उसको अपने हिसाब से आप कभी भी मेरे वर्ड्स को मेरी तरह से अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हो, बल्कि आप मेरे वर्ड्स को अपने हिसाब से मोड़ करके अंडरस्टैंड कर रहे हो। तो दैट इज कॉल्ड द पैराफ्रेजिंग। अब पैराफ्रेजिंग होता है कि जहां पे आप स्पीकर के वर्ड्स को अपने हिसाब से, अपने कल्चर के हिसाब से, अपनी तरबियत के हिसाब से आप उसको मोल्ड करके अपने जहन में ज़हन-नशीन कर रहे होते हो या उनको बिठा रहे होते हो, ठीक है जी। अब उसके बाद आस्क रेलेवेंट क्वेश्चन, पर उसके बाद जो आप क्वेश्चन पूछते हो फिर वो पैराफ्रेजिंग के बाद क्वेश्चन आप पूछते हो, ये बात याद रखना, पैराफ्रेजिंग के बाद आप क्वेश्चंस पूछते हो, ठीक है जी। और उसके बाद ही रिफ्लेक्शन, ठीक। अब रिफ्लेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ एग्जामिनिंग एंड इंटरप्रेटिंग एक्सपीरियंस टू गेन न्यू अंडरस्टैंडिंग, ठीक है जी। ओके, अब अच्छा, रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि इट्स अ हाइट ऑफ लिसनिंग, कि आप सिर्फ उसके वर्ड्स को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हो बल्कि आप उसको इंटरप्रेट भी कर रहे हो। लेट मी गो थ्रू अगेन फ्रॉम द बुक ताकि इसको आपको सही तरीके से मैं एक्सप्लेन कर सकूं जी। आगे मैं पूरा इसको पढ़ने दें। इट कंबाइंस पैराफ्रेजिंग एंड आस्किंग क्वेश्चन इन रिस्टेटिंग बोथ द फीलिंग्स एंड वर्ड्स ऑफ द स्पीकर जी। अब आप फीडबैक दे रहे हो तो अब आप रिफ्लेक्शन स्टेट में दे रहे हो, और जो एफर्मेशन होती है, अगेन मैं आपको रिफ्लेक्शन दोबारा समझाता हूँ, थोड़ा टेक्निकल पॉइंट है, बट एफर्मेशन जो होती है यस सर, सिर्फ आप मैसेज को अंडरस्टैंड करते हो, सिर्फ मैसेज की अंडरस्टैंडिंग यस सर या नो सर, सिर्फ मैसेज अंडरस्टैंडिंग जो होता है दैट्स कॉल्ड एफर्मेशन। उसके बाद मैसेज को अपने हिसाब से अंडरस्टैंड करना इज कॉल्ड पैराफ्रेजिंग। जब आप अपने हिसाब से अंडरस्टैंड करते हो, कोई चीज़ आपको अंडरस्टैंड नहीं होती, दैट इज कॉल्ड द आस्किंग क्वेश्चंस। और रिफ्लेक्शन होता है कि अब आपने ऐसा अंडरस्टैंड किया कि सिर्फ आपने स्पीकर के मैसेज को अंडरस्टैंड नहीं किया, बल्कि मैसेज के साथ आप उस स्पीकर की पर्सनैलिटी के मुताबिक मोल्ड भी होना शुरू हो। द परफेक्ट एग्जाम्पल के सहाबा जब प्रॉफिट की बात सुनते थे तो सिर्फ प्रॉफिट की बात को फॉलो नहीं, सिर्फ एफर्मेशन नहीं देते थे, सिर्फ रेलिवेंट क्वेश्चन नहीं पूछते थे, बल्कि रिफ्लेक्शन भी शो करते थे कि उनकी जो बिहेवियर होता था वो प्रॉफिट के बिहेवियर के मुताबिक, वो जिसे सुनत हम बोलते हैं कि जैसे उनका तरीका कहा था लाइफ गुजारने का, आप उनके उसके मुताबिक ढलना शुरू हो जाए। मतलब आप सिर्फ स्पीकर के वर्ड्स को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे, बल्कि स्पीकर की लाइफ के मुताबिक अपने आप को चेंज कर रहे हो, स्पीकर के एक्सप्रेशन के मुताबिक अपने आप को अंडरस्टैंड कर, अपने आप को लेके चल रहे हो। यू गॉट इट?
यू गॉट इट? होता है ना सामने जो जिस तरह से पीरों को फॉलो करते हैं तो वो उसमें पीर्स के वर्ड्स को फॉलो नहीं करते बल्कि उनकी पर्सनैलिटी के मुताबिक, जैसे यहाँ पे डिफरेंट फिरके बने हुए हैं, सो वो फिरकों के मुताबिक टोपियां पहनना शुरू करते हैं, उसके मुताबिक दाढ़ी रखते हैं, उसके मुताबिक लिबास पहनते हैं. सो दिस इज कॉल्ड अ रिफ्लेक्टिंग स्टेट. अब उनका लिबास भी बता रहा है, उनकी दाढ़ी बता रही है, उनकी टोपी बता रही है, उनकी बॉडी लैंग्वेज बता रही है कि कौन से फिरके से बिलोंग करते हैं. सो दिस इज कॉल्ड अ रिफ्लेक्शन स्टेट कि जहां पे आपकी एक एक चीज डिस्कस कर रही है कि आप उस स्पीकर से बिलोंग करते हो, उस फिरके से बिलोंग करते हो, या उस मजहब से बिलोंग करते हो, या इस पर्सन के फॉलोअर हो. ठीक है जी. सो ये सर बैंकर्स हैं. अब बैंकर्स अपने ड्रेस से लगते हैं कि दे आर द बैंकर्स, अपनी पर्सनैलिटी से लगते हैं दे आर द बैंकर्स. ठीक है. अब बेगर्स हैं, वो भी रिफ्लेक्ट कर रहे हैं. अब जो बेगर्स हैं वो अपने ड्रेस से लगते हैं दे आर द बेगर्स, अपनी बॉडी लैंग्वेज से लगते हैं दे आर द बेगर्स. ठीक है जी. सो दिस इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन स्टेट. यहां तक ओके हो गया जी. सो अब आपको अंडरस्टैंड होगा कि रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है. कि रिफ्लेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ एग्जामिनिंग एंड इंटरप्रेटिंग एक्सपीरियंस टू गेन न्यू अंडरस्टैंडिंग. अब आपकी एक न्यू अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है, आपकी लाइफ की न्यू डिमेंशन डिफाइन हो जाती है. अब आप नए तरीके से सोचना शुरू करते हैं, ना सिर्फ सोचते हैं बल्कि उसके मुताबिक आप अमल भी करना शुरू कर देते हैं. इट कंबाइंस पैराफ्रेजिंग, आप उसको अपने हिसाब से ढालते हो, एंड आस्किंग क्वेश्चन इन रीस्टार्टिंग बोथ द फीलिंग्स एंड वर्ड्स ऑफ द स्पीकर. और आप स्पीकर की फीलिंग्स और स्पीकर के वर्ड्स के मुताबिक अपने आप को पैराफ्रेज करते हो और सवाल पूछते हो. रिफ्लेक्टिंग शो द स्पीकर टू हियर बैक. अच्छा, इसमें जो सोचना होता है, इसमें इंटरप्रिटेशन वो आपकी अपनी नहीं होती, बल्कि एग्जैक्टली जैसे स्पीकर चाह रहा होता है आप उसी का अक्स बन जाते हो. अक्स होता है ना, अक्स होना. जिस तरह से हम जितने भी मुसलमान हैं वो अपने प्रॉफिट का अक्स हैं. जैसे प्रॉफिट ने लाइफ गुजारी, सम ऑफ वी ट्राई टू स्पेंड द सेम वे. ठीक है. तो आप रियलिटी का अक्स होते हैं. जो रियल स्पीकर होता है आप उसका ही एक शैडो होते हैं. क्लियर हो गया यहां तक? जिस तरह जो जिस फिरके को फॉलो करता है, अगर वो प्योरली फॉलो कर रहा है तो आप उसके देखेंगे कि उसकी एक एक चीज जो है ना वो उसको रिफ्लेक्ट कर रही होगी. ठीक है. लाइक उसका ड्रेस, उसकी जो फेशियल एक्सप्रेशन है, उसका जो जेस्चर्स हैं, वो हर चीज अपने फिरके के मुताबिक वो शो कर रहा होगा. दिस इज कॉल्ड द रिफ्लेक्टिंग. कि आप जब किसी को इतना फॉलो करो कि आप उसी का अक्स ही बन जाओ, आप उसका रिफ्लेक्शन बन जाओ. जी, ये कहना चाह रहे हैं रिफ्लेक्टिंग शो द स्पीकर टू हियर बैक देयर ओन थॉट्स एंड फोकस ऑन व्हाट दे फील एंड से. ठीक है जी. अब स्पीकर को इंटरेस्टिंगली रिफ्लेक्शन में स्पीकर हियर बैक, वो उसी को दोबारा सुनता है कि जो वो देखना चाहता है, जो वो सुनना चाहता है. एग्जैक्टली उसको वही देखने को मिलता है और वही उसको सुनने को मिलता है. ठीक है. जैसे उसने चीजें डिफाइन की होती है कि मुझे लोग इस तरह के चाहिए, उनकी ये सोचें चाहिए, मतलब एक तरह की ब्रेन स्टॉर्मिंग, ब्रेन वॉशिंग हो जाती है लोगों की उसके मुताबिक कि जैसा स्पीकर चाह रहा होता है. तो यहां पे रिफ्लेक्टिंग अलाउ द स्पीकर टू हियर बैक देयर ओन थॉट्स. उसकी जो अपनी थॉट है वही उसको दोबारा नजर आ रही होती है, उसको सुन रहा होता है. एंड फोकस ऑन व्हाट दे फील एंड से. और वो मतलब जो वो फील कर रहे होते हैं, जो वो कह रहे होते हैं, वो स्पीकर के मुताबिक ही सब कुछ कर रहे होते हैं, उसी का अक्स होते हैं. उसमें उनकी अपनी इंटरप्रिटेशन नहीं होती, उसमें उनकी अपनी जो है ना वो अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, बल्कि वो जो अंडरस्टैंडिंग कर रहे होते हैं, उनका जो भी रिफ्लेक्शन होता है, जो भी उनकी बॉडी लैंग्वेज होती है, वो सारी किसके मुताबिक होती है? वो सारी स्पीकर के मुताबिक होती है. नेक्स्ट है जी, रिफ्लेक्टिंग ऑल्सो डिमॉन्स्ट्रेट टू द स्पीकर दैट द लिसनर इज ट्राइंग टू परसीव द टॉपिक एज दे सी इट. पूरी कोशिश, अब इसमें स्पीकर को अंडरस्टैंड हो जाता है कि लिसनर पूरी कोशिश कर रहा है मेरे मुताबिक इसको सुनने की और मेरे मुताबिक इसको अपनी जिंदगी में अप्लाई करने की. ठीक है जी. अगेन जी, रिफ्लेक्टिंग आल्सो डेमोन्स्ट्रेट टू द स्पीकर दैट द लिसनर इज ट्राइंग टू परसीव द टॉपिक एज द सी इट. वो उसको उस तरह से ही परसीव कर रहा है जैसे उसको परसीव करना, जैसे स्पीकर चाह रहा है कि उसको देखे. क्योंकि इंसान का माइंड बड़ा क्रिएटिव है, वो किसी और डायरेक्शन में उस माइंड को क्लोज कर दिया जाता है कि आपने इसको इस एंगल में नहीं देखना, आपने इस चीज को इस एंगल में नहीं देखना, बल्कि आपने इसको इसी एंगल में देखना है जिस एंगल में मैं चाह रहा हूं. एंड द लिसनर इज डूइंग देयर बेस्ट टू अंडरस्टैंड द मैसेज. और लिसनर बड़ी कोशिश करता है कि मैं उस तरह से मैसेज को अंडरस्टैंड करूं जैसे स्पीकर ने अंडरस्टैंड किया. जिस तरह से अगर आप मेरे लेक्चर को उस तरह से अंडरस्टैंड करो कि जिस तरह से मैंने अंडरस्टैंड किया है, या जो मेरा थॉट प्रोसेस है, तो आपने भी एग्जैक्टली वैसे ही अंडरस्टैंड करना है.
ओके जी, सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। बल्कि इसके बाद मैं वर्बल क्यूज भी आपको थोड़ा सा डिस्कस कर दूं। फर्दर मोर रिफ्लेक्टिंग करें द स्पीकर टू कंटिन्यू टॉक, ठीक है। तो जब वो देखा कि लोग मुझे इतना फॉलो कर रहे हैं, जो फॉलोअर्स जो होते हैं ना, जब स्पीकर देखता है कि लोग मुझे इतना फॉलो कर रहे हैं कि मेरे वर्ड्स को फॉलो करें, जो सेलिब्रिटीज होती हैं, आप क्या करते हो, आप सेलिब्रिटीज के मुताबिक अपने फैशन चेंज करते हो, अपने स्टाइल्स चेंज करते हो, ठीक है, उनके मुताबिक बोलने की कोशिश करते हो। तो दिस इज अ परफेक्ट एग्जांपल कि जब स्पीकर देखता है कि मुझे ही फॉलो किया जा रहा है, मेरी वर्ड्स को फॉलो किया जा रहा है, मेरी लाइफ को फॉलो किया जा रहा है, तो स्पीकर को ज़्यादा इंकरेजमेंट मिलती है एंड ही मूव्स ऑन, ही और शी मूव्स ऑन, ओके, वो लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करता है। नेक्स्ट है जी, यहाँ पे मैं इसको खत्म करूंगा। अभी ये आगे जो एग्जांपल है, एक्टिव लिसनिंग, अब इलस्ट्रेशन है वर्बल क्यूज की। एक्टिव लिसनिंग रिक्वायर यू टू अंडरस्टैंड इंटरप्रेट व्हाट हैज बीन। एक्टिव लिसनिंग में होता है कि हम सिर्फ मैसेज को अंडरस्टैंड करते हैं, ओके, और उसको अपने हिसाब से इंटरप्रेट करने की कोशिश करते हैं। एक्टिव लिसनिंग की बात कर रहा हूँ, क्योंकि दिस मे रिक्वायर यू टू रिफ्लेक्ट व्हाट इज बीइंग सेड एंड आस्क क्वेश्चंस, ठीक है। दिस मे रिक्वायर यू टू रिफ्लेक्ट, ओके, व्हाट इज बीइंग सेड, ओके, एंड आस्क क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें फिर आप, ओके, जो भी कहा गया होता है आप उसके मुताबिक सोचने की कोशिश करते हो, उसके मुताबिक आप सोचते हो, ओके, और फिर उसके मुताबिक आप क्वेश्चन पूछने की कोशिश करते हो। अगर आपने उसके मुताबिक आपने सुन लिया तो फिर क्वेश्चन नहीं होगा। रिफ्लेक्शन में प्रॉब्लम कब आती है कि जब आप अपने हिसाब से समझने की कोशिश करते हो, स्पीकर किसी और हिसाब से रिफ्लेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। स्पीकर आपको, सपोज मैं आपको एक चीज बता रहा हूं एंगल ए से और आप उसको अंडरस्टैंड करो एंगल बी से, फिर ही क्वेश्चन रेज होता है। अगर आपने फर्स्ट गो में एंगल ए के थ्रू अंडरस्टैंड कर लिया तो इसको भी नो प्रॉब्लम। कहना ही चाह रहे हैं कि रिफ्लेक्ट, ओके, कि जो स्पीकर ने बोला, अगर आप, ओके, जो आपने अंडरस्टैंड करना है वो किसके मुताबिक करना है, रिफ्लेक्ट किसके मुताबिक करना है, मेरे मुताबिक, ओके। अगर आपने अपने मुताबिक किया तो फिर क्वेश्चन आएगा, और उस वक्त तक क्वेश्चन आते रहेंगे जब तक आप मेरे मुताबिक उसको अंडरस्टैंड है। जिस तरह से आप सोशल मीडिया में मुझे क्वेश्चंस ऐड अप करते रहते हो, लाइक आप व्हाट्सएप मुझे क्वेश्चंस करते रहते हो, ओके, तो वो जो क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चंस क्यों आते हैं, क्योंकि आपने उसको अंडरस्टैंड किया अपने मुताबिक। आप कहते हो यार इसका ऑप्शन डी भी सही हो सकता था, इसमें सिर्फ सी ऑप्शन सही क्यों आया, इसका आंसर ए भी सही हो सकता था, इसमें सिर्फ ऑप्शन बी क्यों सही आया, ठीक है जी। अब उसमें आपने जो अंडरस्टैंडिंग की वो अपने मुताबिक की, लेकिन जब आप मेरे से पूछती हो और जब मैं आपको बताता हूं और फिर आपने जो अंडरस्टैंडिंग करनी हो, जब मेरे मुताबिक अंडरस्टैंडिंग करते कहते हो आई अंडरस्टूड, आपको तब अंडरस्टैंडिंग होता है जब आप अपने मुताबिक अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हो, लेकिन आपको फौरन अंडरस्टैंड हो जाता है जब आप स्पीकर के मुताबिक अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हो, ठीक है जी। तो इफ यू अंडरस्टैंड अकॉर्डिंग टू मी देयर इज नो क्वेश्चन, बट इफ यू अंडरस्टैंड अकॉर्डिंग टू योर ओन थिंकिंग प्रोसेस, अकॉर्डिंग टू योर ओन परसेप्शन, अकॉर्डिंग टू योर ओन knowledge, then definitely you get problem, then you have question। तो ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पे। So this might require to reflect what is being said, कि आप उस तरह से सोचने की कोशिश करो, ओके, कि जिस तरह से कहा गया है उस रिफ्लेक्ट करो उसको एंड फिर आस्क क्वेश्चन। एग्जाम्पल माइट इंक्लूड पैराफ्रेजिंग, साउंड्स लाइक यू आर सेइंग, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपके मुताबिक इसको अंडरस्टैंड, साउंड्स लाइक यू आर सेइंग, मतलब मुझे लग रहा है कि आप ये बात करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, कि इसको मैं और अंडरस्टैंड तो ना कर जाऊं। साउंड्स लाइक यू आर सेइंग, लग रहा है कि आप ये बात करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, ओके। सो ओके, व्हाट आई एम हियरिंग इज, मैं ये सुन रहा हूं, मुझे बताएं क्या मैं सही सुन रहा हूं, हो सकता है कि मैंने गलत सुन लिया, मैंने एंगल, मैं आप बात कर रहे हैं एंगल ए की, शायद मैंने एंगल बी सुन लिया, शायद मैंने एंगल सी सुन लिया, शायद मैं उसको किसी और डायमेंशन में ले गया हूं, ठीक है। देन आस्किंग क्वेश्चन इज टू क्लैरिफाई पॉइंट, हम क्वेश्चंस क्यों पूछते हैं, ताकि हम ये क्लैरिफाई कर सके कि मैंने आपके मुताबिक रिफ्लेक्शन किया है, मैंने अपने मुताबिक रिफ्लेक्शन नहीं कर। अब जब भी आप अपने मुताबिक रिफ्लेक्शन करते हो, अपने मुताबिक सोचते हो, देन यू हैव अ क्वेश्चन, और जब क्वेश्चन का जवाब आपको मिल जाता है आप तसल्ली बख्श उस वक्त होते हो, सेटिस्फेक्शन आपको तब मिलती है जब आप मेरे मुताबिक उसको अंडरस्टैंड, जब आप स्पीकर के मुताबिक उसको अंडरस्टैंड करो, जब आप आई कैप के मुताबिक उसको अंडरस्टैंड करोगे। तो ये इज दिस व्हाट यू मीन, क्या आपका मतलब यही है, ओके, क्या आपका मतलब, आप यू पुट मी, इज दिस व्हाट यू मीन, यस आई हैव द सेम मीनिंग, देन यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन व्हेन यू से, आपका क्या मतलब है, इसका आप क्या कहना चाह रहे हैं, फिर जब आपको मैं बताऊंगा एंड यू एग्री विद मी, मीन यू अंडरस्टैंड। So I hope you understood till here. I'm done with the feedback part that was so critical, and I have done today the creative part। बल्कि तीनों जो भी मैंने टॉपिक डिस्कस किए आज, दे आर सो क्रिटिकल फॉर यू। इसमें से आई कैप में एक ने क्वेश्चन तो हमेशा आ ही जाता है, मोस्ट ऑफ द टाइम बल्कि आ जाता है। सो फर्स्ट आई डिस्कस द एम्फैटिक लिसनिंग, आई होप यू अंडरस्टूड द एम्फैटिक लिसनिंग, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। उसके बाद वी डिस्कस द क्रिएटिव लिसनिंग पार्ट,
क्योंकि आपकी लाइफ में जो क्रिएटिव लिसनिंग उसका क्या रोल होता है, दैट वी डिस्कस इन डिटेल फॉर्म। और उसके बाद हमने फीडबैक को डिस्कस किया कि फीडबैक क्या होता है, और फीडबैक हम वर्बल भी देते हैं और नॉन वर्बल भी देते हैं। सो आई होप यू अंडरस्टूड। लिटिल टेक्निकल, I know you're going to have multiple questions in this part. You have questions, no problem. Just text me, just call me, and I will respond your questions as soon as possible. Thank you very much. Take care. Allah Hafiz.